टी फाउंडेशन के एक ख़ास शो में जिसका नाम है टी शो, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः डॉक्टर परशुराम सिंह जी के साथ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर बातें करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये पर्यावरणविद हैं, वृक्ष बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। और तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए सोच रहे थे कि जो हम लोग का एक महापर्व, जो पवित्र पर्व चल रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष में चलता है और नवरात्रि का पर्व है। और यहीं से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हम लोगों के हिंदू संस्कृति का, हमारे सनातन का नव वर्ष शुभारंभ होता है। तो हम लोग का मानना है कि जो दुर्गा हैं, जो दुर्गा शक्ति है, वो प्रकृति ही हैं, क्योंकि हमें इस प्रकृति से ही सब कुछ लेना होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नदियाँ, पहाड़, जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे, इन सब चीज़ों से ही हम लोग हैं। और ये कहीं न कहीं प्रकृति की, मतलब कि ये जो दुर्गा माँ है, उनका ही स्वरूप हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। और वृक्ष बंधु डॉक्टर परशुराम सिंह जी को इस विषय में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, चूँकि ये संस्कृति के लिए भी बहुत काम करते हैं। तो इस चीज़ को हम, इस धारा को हम उस संस्कृति से जोड़ के भी देखेंगे। तो पहले कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जो विशेष आज चर्चा होगी वो होगी भोगवादी संस्कृति पे। क्योंकि भोगवादी संस्कृति, हर व्यक्ति चाहता है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करें, बहुत ज़्यादा हम भोग करें। क्योंकि भोग करने का ही दुष्परिणाम ये है कि हमारी पृथ्वी दिन पर दिन गर्म होती जा रही है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ते जा रहा है। 1.15 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जिस दिन ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 से ज़्यादा, उस दिन धीरे धीरे प्रलय की संभावना बनती चली जाएगी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए हम सभी को मिल कर के काम करना होगा। तो पहले कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक शोध निकला था कुछ दिन पहले कि 2040 तक अगर हम इस तरीके से भोग करते जाएंगे, कंजम्पशन करते जाएंगे, तो प्रकृति, ये पृथ्वी बचेगी ही नहीं। मतलब इस नवरात्रि में हम जितने उत्साह और श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, हम उस प्रकृति के साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, असली पूजा हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर वार्तालाप करेंगे। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी कुछ शोध निकला था कि हमारा जो ओजोन परत है, उसमें बहुत ज़्यादा छेद है, मतलब वो अब क्षत विक्षत हो रहा है। ओजोन परत जो होता है O3, मतलब ऑक्सीजन, O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है, और उसी के माध्यम से ये 16 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन परत है हमारे यहाँ पृथ्वी के तल से। वो करता क्या है कि वो जो ओजोन परत है, अल्ट्रा वायलेट रेस, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो सूर्य से निकलती हैं, वो आने से रोकती हैं उनको। और अगर वो वहाँ तक रुक जाती तो अच्छी बात है। अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर पराबैंगनी किरणें रुक जाती तो अच्छी बात है, वरना अगर वो हमारे स्किन पे आ गई तो हमें स्किन कैंसर हो जाता है और भी बीमारियां हो जाती हैं। अब ये समझिए कि ये जो ओजोन परत में छेद हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारी प्रकृति ने एक आवरण बना दिया है ओजोन परत का, उसको आप दुर्गा माता का आवरण बोलिए, लेकिन हम ही उस परत को तोड़ रहे हैं। क्यों? चूँकि हम इतना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मांस खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रही है? ये सब ग्रीन हाउस गैस को निकाल रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सोचिए मीथेन, ये सब चीज़ें निकल रही हैं। मीथेन तो सबसे ज़्यादा एनिमल एग्रीकल्चर से निकल रहा है, और रेफ्रिजरेटर के यूज से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? जब ऊपर जाती हैं तो उस ओजोन परत में छेद करती हैं। जब वो छेद होता है ओजोन परत में, तो वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेस आती हैं और हमें कैंसर हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ये जो हम जितना भोग कर रहे हैं, उसके वजह से ये जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, वो क्या कर रही हैं? तापमान को गर्म भी कर रही हैं। अब आप समझिए कि हमारा 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा जो है समंदर से घिरा हुआ है। वो, उसमें भी क्या है, अधिकतर जो पानी है बर्फ़ के रूप में है। जब ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होने लगेगा विश्व का, तो वो पिघलेगा। तो सोचिए कि जो प्रदेश, जो स्थान समंदर के किनारे हैं, वो डूब जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी गर्मी से। तो क्या होगा कि मुंबई का इलाका भी डूब जाएगा, बंगाल का इलाका भी डूब जाएगा, जो जो समंदर किनारे बसा वो इलाका क्या हो जाएगा? डूब जाएगा।
तो हमें देख पाते हैं हम कितना नुकसान कर रहे हैं। हमें ये सब भोगवादी संस्कृति को रोकना होगा, तभी दुर्गा माँ हमसे प्रसन्न रहेंगी। इस नवरात्र स्पेशल इसी पे चर्चा होगी। और एक चीज़ और कि हम जब जाते हैं मार्केट में कुछ सामान लेने, सब्जी चाहे कुछ भी हम सामग्री लाते हैं घर के प्रयोग के लिए, तो हमेशा एक थैली अपने साथ रखें। थैली मतलब मैं बोल रहा हूँ कपड़े की थैली। चूँकि आप जाते हैं, एक आदत अच्छी होनी चाहिए कि आप लेकर जाइए, चूँकि अगर नहीं ले जाएँगे तो क्या होगा कि आपको मजबूरन वो पॉलीथीन लेना पड़ेगा, वो दुकानदार आपको देगा ही देगा। अगर आप कपड़ा लेते हैं तो बहुत मीट्रिक टन में हर घरों से अगर हर व्यक्ति अगर कपड़ा का थैली लेकर जाए, थैला लेकर जाए, तो बहुत मीट्रिक टन प्लास्टिक को हम यूज करने से बचा सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ और है कि ये अगरबत्ती का पैकेट है, प्लास्टिक का है। अगर ये नहीं खुल रहा है तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कैंची लगाएंगे और पूरा काट कर फेंक देंगे, तो छोटे छोटे इसके जो पार्टिकल होते हैं ये निकल जाते, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप कैंची लगाएं तो थोड़ा सा लगाएं, जिससे कि ये इसी में अटका रहे और बाद में इसका निस्तारण हो सके। चूँकि ये छोटे पार्टिकल्स नदियों में, समंदर में चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, जीव होते हैं, उनको अंदर ले लेते हैं और इनको ट्रैक करना बड़ा कठिन होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये सब कुछ चीज़ है जिनको आप ध्यान दें और इसको आप पालन करें। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तब जाकर इस प्रकृति की रक्षा होगी। डॉक्टर साहब, मैं आपको इनवाइट करूँगा, क्योंकि आज हम लोग समझ रहे हैं कि तृतीय दिन है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। तो तीसरा जो है चंद्रघंटा माता का दिन है। तो इस तरीके से हम जानेंगे डॉक्टर परशुराम सिंह जी से कि नवरात्र का क्या महत्व है, हमें किस तरीके से देवी की उपासना करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करुणेश जी। सबसे पहले मैं आपको नवरात्र के साथ साथ नए संवत्सर की शुभकामना देता हूँ और संपूर्ण सृष्टि के जीवों से केवल भारत नहीं जी, संपूर्ण सृष्टि भूमंडल में जितने जीव हैं, जल थल नभचर जितने हैं, उनको मैं एक हृदय शुभकामना देता हूँ कि स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। बिल्कुल। क्यों क्या तो जैसे आपने चर्चा किया, चंद्रघंटा का, माता चंद्रघंटा का दिन है। जी जी। और आज ईद मिलन का भी दिन है। जी जी। भाईचारे का सद्भाव। हाँ हाँ हाँ। तो आज देखते आपने बड़ा विच्छा एक विषय शुरू किया है, भोगवादी संस्कृति। आज दिनों दिन हमारे ऋषि मुनियों के देश, भारत देश जो है ऋषि और कृषि परंपरा आधारित है। हमारे ऋषि मुनि क्या थे? ऋषि मुनि जो जंगलों में जाके तपस्या करते थे और चाहे सामान्य जीवन उनको, यहाँ तक कि कौपीन धारण करके अपने रहते थे। वो हमसे ज्यादा ज्ञानवान थे जी। आज तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहनने की जो आवृत्ति हो गई है, इतना भोगवादी संस्कृति में बढ़ते जा रहे हैं कि अब कम कपड़े में, अथवा जैसे लड़कियां हैं उनको एक फैशन दिखाई पड़ता है कि महंगे कपड़े कम यूज करें। हाँ। कम यूज करें, ये कितनी सर्वनाक बात है। भारत के नारियों की एक महत्ता है। जैसे आपने देवी के दिन की चर्चा किया, माता का आराधना केवल एक मंदिर में माँ नहीं है। मंदिर माँ तो पूरे सृष्टि पर, उसका ही सृष्टि भूमंडल ही उसका है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जैसे लोग कहते हैं कि भगवान की हम पूजा करने जा रहे हैं। भगवान क्या है? भगवान के ही 5 तत्व से भौ माने भूमि, ग माने गगन, ओ माने वायु, और ओ माने अग्नि, नौ माने नीर। यही भगवान है। अगर इनके साथ जो पंच, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रकृति के आवरण का नाम ही पर्यावरण है। सही बात है। और हम भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो यही भगवान है। लेकिन आज हम एक दिखावे मंदिर में भीड़ लगाते हैं, धक्के लगाते हैं। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि माँ की पूजा करते हैं और आके घर पर माँ को अपमानित करते हैं। जैसे आप तो थिंकर आदमी हैं कि आप देखिए कि मैं देखता हूँ 90% घरों में महिलाओं का जो है सम्मान नहीं हो रहा है। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है। और भोगवादी संस्कृति को हम क्या कहें, इतनी बढ़ गई। ये लोग एक जैसे एक स्वाद है। जैसे आपने कहा कि मांस खाना क्या है? मांस में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मांस किसी की हत्या करके अपने जीवा के स्वाद के लिए संतुष्टि करते हैं, इतनी घृणित बात है। कभी भी किसी शास्त्र में, जब मैं बहुत अच्छे अच्छे संतों के पास गया हूँ, कभी उन्होंने कहा कि बलि प्रथा की मान्यता कतई नहीं है। लेकिन आज एक आपने तथाकथित मनगढ़ंत बातों को लेकर के माता महिखाम, अरे माता तो ममतामयी है, तो सबसे प्यार करती है। सही बात है। नवरात्र की हम जहाँ तक हमको ज्ञान है कि 9 दिन माँ विलाप करती रही, रोती रही, तब ये नवरात्र का दिन तय हुआ।
नवरात्र की मान्यता हुई, लेकिन आज नवरात्र में लोग तरह तरह का वितंडावाद शुरू करके बलि देने, अब तो कुछ बलि प्रक्रिया धीरे कम हो रही, लेकिन फिर भी आज भी मैं देखता हूँ कि कुछ मंदिरों में बलि की प्रक्रिया चली, इसको बिल्कुल कतई बंद कर देना चाहिए। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, अभी भी आज हिंदुस्तान में मैंने देखा है जी जी, दुनिया भर के भूजल से जहरीले केमिकल का पता लगा। बताइए। ये भूजल होते, और यहाँ तक कि अमेरिका की पर्यावरण एजेंसी का भी मानक फेल हो गया, जो विकसित देश है वहाँ का। तो जो लोग कहते हैं बहुत विकसित हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़, जैसे देख रहे हैं आपने नाम लिया, जैसे भूमि और भूमि है, इसमें इतने केमिकल डाले जा रहे हैं, जहरीली दवाएं जारी जा रही हैं। हम देखते हैं कि पहले लोग, अब तो कम किया, हम लोगों ने बहुत प्रसाद लोगों को आग्रह किया। थीमेट एक दवा आती थी जिसके महक से कोबरा जैसा जहरीला जीव घर सेकंडों में मर जाता था। अब बताइए उसके उस दवा का थीमेट का असर जब डालियों में जाएगा, पौधों में जाएगा, उसी के अन्न को हम खाते हैं, उससे अल्सर, कैंसर, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। पानी को, जल को भी वो चीज़ जो है, हम नदियों में देखते हैं कि मछली मारने के लिए लोग थोड़ा सा केमिकल डाल देते हैं, तरह तरह की मछलियां नदियों में पड़ कर किसी डैम, बड़े बड़े डैमों में मर के बेचारी ऊपर चली जा रही है। तो आदमी इतना निशंस हो गया है, उसके विचारों में इतनी निष्ठुरता आ गई है कि तो इसको देखिए, ये सब चीज़ें सरकार नहीं करेंगे। एक सामाजिक इसका आंदोलन है, जिसे मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप अपने थिंकर एक टीवी के माध्यम से आप समाज को जागृत कर रहे हैं, और इसका अभियान युद्ध स्तर पर होना चाहिए। बिल्कुल होगा। क्योंकि इसको जो बच्चे हैं, आप विद्यालयों में जाते हैं, उनको भी अग्रसर करते हैं, उनको जागृत करते हैं, तो जागरण का काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए। इसको केवल सरकार पर नहीं छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आज जैसे जब पेड़ों की धड़ाधड़ कटाई हो रही है, अब देख रहे हैं कि समुद्र के स्तर में, जैसे आपने भी इसका नाम दिया कि वो प्लास्टिक के टुकड़े को हम काट के छोड़ देते हैं। सही बात। मछलियाँ खाती हैं। अब तो शहरों में देखते हैं कि इतना फेंकाता है कचरा कि गाय जाकर के उसको खा लेती हैं। बिल्कुल। कभी कभी गाय उनके हाथों में इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक मिलता है, मरने के बाद उनकी जब होता है तो इतना बड़ा बड़ा थैला निकलता है कचरे का। तो ये सब चीज़ों के लिए जागरण होती है, और प्रबुद्ध वर्ग को बहुत जल्दी इसमें अब देखिए, मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, चुनाव होते रहंगे, दल बनते बिगड़ते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सामाजिक जो चिंतन है, समाज को जागरण करने का काम आप जैसी संस्थाएं ही कर सकते हैं। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जब जहाँ भी आपकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, क्योंकि समाज को, हमारी देश भोगवादी संस्कृति के लिए नहीं बना है, नहीं बनी। हमारा देश साधना में है। ऋषियों ने तपस्या करके, आज जो लोग बोलते हैं कि भारत जगतगुरु था, क्यों नहीं आज है? क्यों नहीं है? फिर होना चाहिए। हम भी तो उसी देश के, उसी मिट्टी के संतान हैं, उसी भारत माता के हम भी तो सपूत हैं। लेकिन आज ये बात क्यों भाषण तक क्यों सीमित है? आज फिर उठना पड़ेगा, और हम लोगों को इसमें युद्ध स्तर पर लगना पड़ेगा। हाँ। जाके गांव में अपनी टीम को लेकर के कि भैया आप प्लास्टिक का यूज मत करिए। सबसे पहले वृक्ष, जैसे ओजोन की बात आपने भी किया था अपने, ओजोन में तो छेद हो रहा है, लेकिन कुछ अभी आकाश शुरू में आया, अभी हाल में आया है कि वृक्षों की संख्या बढ़ने से कुछ बंद हो होंगे। तो देखिए सकारात्मक परिणाम मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि जब क्लाइमेट जहाँ चेंजिंग की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन की, आज देख रहे हैं कि टेम्परेचर दिन में इतना बढ़ता जा रहा है कि हम अभी भी अगर चाहें कि हम धूप में निकल जाएं तो आदमी को बीमार हो जाना है, बिल्कुल सही। तो इसके लिए हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि जैसे आपने बोला कि हमारी जो संस्कृति रही है वो साधनात्मक रही है जी, और लोगों को जब ये बोला जाता है कि आप भोगवादी संस्कृति की तरफ मत जाइए, उससे आपका ही नुकसान हो रहा है जी, लोगों को मतलब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि एक तो हमें मानव जीवन मिला है, मुझे आनंद चाहिए। अब उनको नहीं पता कि आनंद और मज़े में क्या अंतर है। बिल्कुल सही। उनको आनंद चाहिए, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि साधना में बड़ी कठोरता होती, परेशानी होती है। उनको जानना हो कि असली साधना ही आनंददायक है। बस यही हम कहना, ये इसके बारे में बताइए कि लोग से घबराते करें मैं भोग करूंगा, कैसे इसको तोड़ा जा सकता है? आनंद जो है ना, बड़ी ये गंभीर विषय है जी। जैसे आनंद, जैसे आप भोजन की बात लेते हैं, थाली में आप बढ़िया पूरी सब्जी लीजिए
और उसको आनंद से खाइए तो उसमें वो स्वाद आएगा, वो इतना अधिक स्वाद आएगा जितना स्वाद आपको मांस और मछली में नहीं आएगा। बिल्कुल। ये तो हमारे आपके विचार पर है। विचार जैसा बना लेंगे, जैसे मैं कहता हूँ जैसा खाएंगे हम वैसा बनेगा मन। तो शुद्ध हमारा सुख, अगर आप शाकाहार भोजन करना कल से शुरू कर दीजिए, आपके अंतःकरण में एक अजीब किस्म की शांति आएगी। आप अच्छे लोग, सत्संग का मतलब ये थोड़ा कि कथा केवल सुनना, सत्संग करने का मतलब कि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के साथ संपर्क में रहना। बिल्कुल बिल्कुल, यही सत्संग है। तो जो हम अच्छे लोगों को, जैसे आप जैसे विचारक लोग हैं, उनके बीच में बैठें, संगोष्ठी करें, समाज की संरचना पर हम बात करें, तो देखिए वो आनंद जो आएगा आपको। जैसे आप, मैं संगीत की बात करता हूँ, संगीत आनंद का एक विषय बना है, आनंद का विषय है। लेकिन आज तक रिमिक्स गीत आप जो सुनते हैं, हेलो हेलो टाटा टाटा, इसे क्या है भाई, उसमें कोई शब्द है, फूहड़ वाले और मन को विचलित करने वाले, उद्वेग करने वाले। जितने भोजपुरी संगीतकार हैं, मैं उनका दोषी मानता हूँ। वो केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए तरह तरह के भोड़े संगीत के माध्यम से लोगों को समाज में आनंद देने का अभद्र संगीत है। तो ऐसे कथाकारों को, रचनाकारों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा वो गीत संगीत न करें, क्योंकि कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो कला भी समाज का दर्पण होता है। कला भी समाज का दर्पण होता है, इसलिए शुद्ध संरचनाएं होनी चाहिए, शुद्ध लोगों को विचारों में परिवर्तन होना चाहिए और अच्छा सत्संग होना चाहिए। अब कथा जी है, कथा का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन कथा के माध्यम से लोगों में मैं देखता हूँ, कभी कथाओं के बड़े बड़े से कथाओं में जाता हूँ, जो चीज़ वहाँ होनी चाहिए वो नहीं, लोगों को रिझाने की बात होती है, बिल्कुल ज्ञानयुक्त बात नहीं होती है। जैसे आपने कभी कभी कहा कि आप कहते हैं अतिवाद की, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना, जैसे लहसुन प्याज की बात करते हैं, आयुर्वेद कहता है कि नहीं लहसुन प्याज खाना चाहिए। हाँ, स्वीकार्यता दी गई। हाँ, लेकिन एक तरफ लोग दोष मानते हैं, योग में उसको नहीं स्वीकार नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे आहार विहार में जितनी शुद्धता आएगी, उतना हम जिंदगी का सच जो कटु अनुभव और आनंद अनुभव करेंगे। ये तो अपने रहन सहन की शैली पर डिपेंड करता है, लेकिन आज का भौतिक बात जो है, हमें वही डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसे हम अगर कंजम्पशन, भोगवाद की तरफ जाएं, तो हमें अपने मन को पहले तो वैसा बनाना होगा। जैसे हम मांस खा रहे हैं, तो पहले तो अपने दिल को हिंसक बनाना होगा, तब जाकर आप उस मांस को खा पा रहे हैं। आपने कितना बड़ा कीमत चुकाया है, पहले तो आप हिंसक हो तब जाकर खाएं। अब मानव से आप विचलित हो गए, पदस्थ हो गए, उससे हट गए, बिल्कुल वहां से हट गए। किसी जीव की एक हत्या नहीं हुई, जब हत्या करके तब उसको आप तब उसको खाए हैं, वो थाली में। आपको कितनी बड़ी कीमत चुकाया आपने अपना आत्मा ही मार डाला, तो आपको बस स्वाद मिला, लेकिन आत्मा चली गई आपकी। बिल्कुल, भोगवादी संस्कृति कभी भी कहीं टिकी नहीं है ना, उसकी कोई मान्यता रही है। आप देख रहे हैं दुनिया के लोगों की नज़र आज भारत की तरफ इसलिए है। और मैं कभी कभी जाता हूँ गंगा के घाटों पर, देखता हूँ तो सारे लोग सुख शांति की तलाश में घाटों में गंगा, क्यों कि देश की संस्कृति गंगा जैसे पवित्र नदियों और पेड़ों के झुरमुटों को नीचे मिली है। और कबीरदास तुलसीदास जी के ज़माने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, वो लोग इसी साधना करके, साधक बन करके समाज को ऐसा संदेश दिए जिस पर कि बहुत से लोग पढ़ लिख करके डीलिट और पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। तो हमको भोगवादी संस्कृति से दूर हटना पड़ेगा और साधना करने का विषय केवल मंदिर में जाना नहीं, मन को एकाग्रचित करके अपने को साथ लेना ही साधना है, अपने को साथ लेना ही साधना है बस। तो इसका अभाव, इसके लिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप समाज में जागरण का काम। डॉक्टर साहब एक और आग्रह कर दीजिए कि छोटे परिवर्तन हम ये कर सकते हैं कि हम अपने घर से जब भी निकलें तो एक कपड़े की थैली लेकर चलें, पॉलीथीन को कभी पूरे तरीके से ना काटें, ऐसे काटें कि वो अलग अलग जगह न फेंका जाए, और उसके साथ ही साथ हम मांसाहार को छोड़ने की प्रवृत्ति को भी अपनाएं। और जैसे डॉक्टर साहब जो हम डेली कर सकते हैं प्रतिदिन, उसको बारे में बता दीजिए जिससे कि कुछ परिवर्तन हो सके। प्रदेश की आम धारणा लोगों की जो बनती जा रही है कि जैसे सुविधावादी जीवन जीने की प्रवृत्ति, हम चले मार्केट में सामान लेने के लिए, खाली हाथ चले गए, तो सबके घर में कपड़े का थैला है, क्योंकि ये एक जब हम जाएंगे तो दुकानदार को तो सुविधा रहती है कि हम तो सामान पैक करने आपको दे दें, लेकिन कि नहीं भाई, आपने स्वयं एक कपड़े की थैली में सामान लीजिए और उससे आग्रह करिए
कि भाई देखिए सामान लेने के लिए कि आप भले 2 पैसा हमसे ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन कपड़े के थैले का आप यूज़ करिए। इन विचारों में जब हम आदान-प्रदान दोनों से करेंगे, दुकानदार से हम, तो लोगों में एक जागरण आ जाएगा। डॉक्टर साहब एक और चीज़ है कि हम जब बातें कर लेते हैं कि हमने पॉलीथीन पर रोक लगा ली, जी, नदियों में दूषित जल न जाए उसके लिए हमने जो कारखाने हैं इसके चमड़े के, जी। उस पर रोक लगा लिया कि भाई कम से कम आप नदियों को पॉल्यूट कीजिए, हुँ, प्रदूषित कीजिए। हमने ये सब सारे चीज़ कर लिए, सारे शिकंजे कस भी लिए, लेकिन एक चीज़ है जो छूट रहा है, उसका नाम है वो जनसंख्या वृद्धि। जी, जी, जी। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा मेजर कॉज़ है, जिसकी वजह से हमें हर तरह की दिक्कतों का सामना हो रहा है। जी, जनसंख्या बढ़ने से संसाधन हमारे पास सीमित हैं ही, सीमित हैं। जी, उसकी वजह से हर व्यक्ति साँस तो लेगा ही, पेड़ बिल्कुल। की आवश्यकता पड़ेगी, हुँ, सड़क की हुँ। आवश्यकता पड़ेगी। जी, जी। साथ ही साथ हमें फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। हुँ, और ये सारे जो भोग के साधन हैं, हुँ। ये पृथ्वी को गर्म करेंगे। करेंगे जी। ओज़ोन परत में छेद होगा ही होगा, जी, और हमारे जो जब पिघलेगी पृथ्वी तो उससे पानी जब बर्फ़ों से निकलेगा तो वो ढकेगा ही, जल से प्लावित होगा ही होगा। जी, जी, जी। तो हमको ये भी देखना होगा कि नंबर 1 जो कारण है पृथ्वी को दोहन करने का, वो जनसंख्या का अतिवृद्धि होना भी है। तो कैसे लोगों को समझाएं कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना ही चाहिए, सरकार इस पर कैसे कदम उठाए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए हमारे यहाँ एक शुरू में कहावत थी, जी। मनुष्य जीवन को 4 भागों में बाँटा गया था। हुँ, और मैक्सिमम जीवन शरदा शतम, 100 हुँ, साल का जीवन था, तो उसको हमारे मनीषी लोग हुँ, कि 25 साल तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, बिल्कुल। 50 साल तक गृहस्थ का, उसके बाद संन्यास और वानप्रस्थ फिर संन्यास। वापस भी सन्यासी। तो अगर आप देखिए किसी भी व्यक्ति को आप लोग सोचते हैं कि बड़ा ही कठिन काम है। आज देखते हैं कि अब गर्म जलवायु के कारण तरह तरह के विषाक्त अन्न के कारण लड़के लड़कियां जो हैं कम उम्र में जो है मासिक धर्म का मासिक धर्म के अंदर आ रहा आ रहा है, जो है। 14 होना चाहिए 8 में हो जा रहा है, 8 में हो जा रहा है। हाँ। तो इसके लिए मैच्योर हो जा रही है, मैच्योर हो जा रही है। वयस्क। तो इसको लोग बड़ा ही गंभीर विषय है समाज का। हुँ, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य हमारा बहुत बड़ा एक साधना का बहुत बड़ा एक प्रमुख बड़ी नींव है। इसी पर सब चीज़ खड़ा होता है, आधार बनता है कि चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, फिर संन्यास हो। तो लोगों में जब ये है कि आप नहीं कहते कि हम बच्चा पैदा हो, लेकिन ज़्यादा संतान पैदा मत करिए। हमारा जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 1 या 2 बच्चे, तो उनको हम जैसे उनको साधन तो सीमित हैं, सीमित साधन है। और जब बढ़ती हुई बुनियादी प्रवृत्ति के लिए हम ज़्यादा संतान पैदा करेंगे तो उनको तो सुविधाएं चाहिए। लेकिन आज हम सोचते हैं जमीन तो ये नहीं कर रबड़ है कि उसको हम खींच के बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, अगर जैसे एक परिवार है, अगर मान लीजिए मैक्सिमम 5 बीघे ज़मीन है, उसको अगर 5 संतान हो गया तो एक बीघा का टुकड़े बढ़ जाएगा, और उस खर्चे तो बढ़ ही खाने गए से हैं। जीविका नहीं चला पाएगा, हाँ। वो परेशान रहेगा। इसलिए ये चीज़ें मनुष्य हमको भारत को पूरा फिर वापस पुरानी चिंतन को हमको गंभीरता से बनाना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, हम उसको केवल उसमें हम केवल लिप्त हो जाएं। हम विज्ञान का हमको आवश्यकता है, हम विकसित देश हैं, विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, विकसित नहीं विकासशील देश हैं। हमको विकास करना है, लेकिन हम अंधाधुंध विकास के लिए अपने को हम बिल्कुल मिटा न दें कि हम पाश्चात्य संस्कृति के हम अंधाधुंध पालन करते हुए अपने को हम उनके साथ ले, क्योंकि देखिए वो परेशान है। अभी आप देखें कि अभी बताया मैंने कि अमेरिका ऐसा का एजेंसी मानक फेल हो गया, लेकिन हमारे यहाँ भी गलीमत है। तो हम आपसे करेंगे कि आपने बड़ा अच्छा ही एक वैचारिक क्रांति का जो आपने देखिए, इसमें युद्ध लड़ने की क्रांति नहीं है, विचारों के द्वारा वैचारिक क्रांति से ही समाज को बदला जा सकता है। सही बात। विचार क्रांति महत्वपूर्ण है, वैचारिक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस पर्व पर नवरात्र में आपने अच्छा एक सामाजिक विषय निकाला है कि धर्म को सामाजिक एक संरचना से जोड़ा जाए। बिल्कुल। धर्म केवल, लेकिन आज धर्म दिखावा डॉक्टर साहब बोला गया था, गायत्री परिवार में कोट आता है जी कि धर्म शिक्षण से, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण। बहुत बढ़िया चीज। हाँ। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण। धर्म का जो पूरा तंत्र, जो सिस्टम है, वो हमारे
जन को सिखाने के लिए है, लोगों को सिखाने के लिए कि जी, ज़िंदगी जी। कैसे जिएँ। जी। तो वो बताया गया पूरा-पूरा। उसमें पूरा एक फ़िलॉसफ़ी है, दर्शन है। जी, जी, जी। नहीं, नहीं, जितने भी मनीषी हमारे हैं, चाहे जी, हमारे विवेकानंद जी जाके दुनिया में अपने स्पीच को देकर के धाक में उन्होंने लिखा है जी। कि समयोचित कर्तव्य के निर्वहन का नाम ही धर्म धर्म है। है। तो समय इसमें धर्म का यही परिभाषा, धर्म की यही मान्यता इसमें है हुँ, कि हम समय के समय के साथ अनुसार चलें। अपने को समय के साथ संजो करके अपने हम एक राष्ट्रवादी सोच को, जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक है, उस मूल बेस में रह करके हम देश के अपने को रखें, बिल्कुल, उसी आधार पर अपने समाज और देश का विकास करें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम लोग कन्वर्सेशन को अंत करते हैं अब। धन्यवाद। और और मैं कितना आपको धन्यवाद दूँ करुणेश जी, कि मैं तो चाहूँगा कि ईश्वर आपको माता भगवती और ऊर्जा दे, जी। ताकत दे। किस प्रकार के साथ देखिए, मैं तो कई बार, क्योंकि लोग अपने के लिए बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए करने वाला व्यक्ति, राजनेता क्या है, केवल सत्ता इसलिए खोजता है कि हमको सत्ता का सुख मिलेगा, जी। गाड़ियाँ, पैसा, लेकिन हुँ, समाज सेवी जो होता है सबके बारे में, समाज की सुख शांति के लिए सोचता है। इसलिए बड़ा कठिन है कोटि कोटि मनुष्यों को सुखी बनाना, और बड़ा सरल है निज वैयक्तिक सुख को पाना। जी। तो निज जीवन को आपने जो व्रत लिया है देश और समाज को जगाने का, इसकी ज़रूरत है। और फिर जैसे मैं कहता था कि जिस मोड़ पर आप मुझे याद करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा बनूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।